बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा? हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि स्टॉक लेवल कैसे मेंटेन करते हैं, अपना रीऑर्डर लेवल कैसे मेंटेन करते हैं। आज हमने सीखना है कि स्टॉक आउट के साथ या हमारी होल्डिंग कॉस्ट के साथ प्रोबेबिलिटी का क्या रोल होता है और प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। देखिए मेरे भाई, कि जब हम सवाल ये करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे पास लीड टाइम एक होता है। क्या है जी? लीड टाइम। मैं कहता हूं लीड टाइम है 8 डेज। अगर और पर डे नॉर्मल यूज है, नॉर्मल डिमांड है 10 यूनिट्स या केजी या व्हाटएवर, हम कहते हैं जनाब हमारा लीड टाइम का मतलब कि 8 दिनों के अंदर हमारा स्टॉक पहुंचता है जब हम ऑर्डर करते हैं, और हर दिन हमारा 10 यूनिट स्टॉक बिकता है या डिमांड होता है। इसका मतलब हम अपने पास कितना स्टॉक रखें नॉर्मली, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम, एवरेज हम कितना स्टॉक रखें कि हमारा जो स्टॉक आउट है, स्टॉक खत्म होने का डर है, वो खत्म हो जाए। तो क्या कहोगे? 10 दिन 10 यूनिट 8 दिन का स्टॉक 80। अब क्या आपको लगता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया, जो आपने सोचा कि लीड टाइम भी वही होगा और हर दिन जो 10 यूनिट डिमांड है ये भी वही होंगे? क्या ऐसा ही होगा या आपकी सोच में कुछ वेरिएशन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। हो सकता है 12 यूनिट बिके, हो सकता है 15 यूनिट बिके, हो सकता है 7 यूनिट बिके, और ये भी हो सकता है कि लीड टाइम हो सकता है 9 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। तो वो कहता है कि जनाब, अच्छा मैं कहता हूं कि जनाब बताओ ये आपने 10 यूनिट कैसे कह दिए? उसने कहा जी ज्यादातर ऐसा होता है। हमने कहा अच्छा मुझे पहले बता, पिछले 30 दिनों में कितनी दफा ऐसा हुआ? कहता जी पिछले 30 दिनों में ना 15 दफा ऐसा हुआ है। इसका मतलब है 50% चांसेस थे हैं। 30 दिनों में 15 दिन 10 यूनिट सेल हुए, इसका मतलब है 50% चांस है कि पर डे 10 यूनिट बिकते हैं। हो सकता है 11 यूनिट भी बिकते हो। ये कितनी दफा हुआ? वो कहता है जनाब ये तकरीबन ना 30% ऐसा हो सकता है। कहता है अच्छा 12 यूनिट भी कभी बिके हैं? वो कहता हाँ, लेकिन चांस बहुत कम है, उससे भी कम है। हो सकता है कि जनाब वो 10% चांस हो। वो कहता है जी 13 यूनिट बिकने का 5% चांस हो, 14 यूनिट बिकने का 3% चांस हो, 15 यूनिट बिकने का 2% चांस हो। मतलब ये कि जो आपको एक नॉर्मल डाटा बताया होता है वो एवरेज यूज और एवरेज लीड टाइम का होता है, लेकिन वो 100% कंफर्म नहीं होता, वो भी चांस होता है। और जब जहां चांस की बात हो वहां प्रोबेबिलिटी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता? तो ये आपने क्यूएम में पढ़ा होगा कि जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, सॉरी प्रोबेबिलिटी गिवन हो और आपको कुछ चीजें फाइंड करनी हो, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी का कैसे इस्तेमाल होगा वो चेक करते हैं। सपोज दैट आपको एक जगह पर, मैं वैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, किसी जगह लिखा है कि प्रॉफिट है 50,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 50,000। कहता हमने कहा पक्का 50% ही प्रॉफिट होगा? कहते नहीं, चांस है, बता तो रहा हूं। कितना चांस है जी? 60%। कि 60% चांसेस हैं कि प्रॉफिट 50,000 होगा। कहते हैं अच्छा, और हो सकता है प्रॉफिट हमारा कम हो, 35,000 हो। कहता जी इसका कितना चांस है? कहता 40%। कहता फिर बताओ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा कितना? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो याद रखें जब भी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी हो तो उस चीज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं। जब जिंदगी में एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी हो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, तो जिसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो।
एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब चेक करके देख लें जी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60% और 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%। इसका 50,000, ये कितना आ गया हमारे पास 30,000, और 35,000 का 40% लिया तो ये कितना आ जाएगा 28,000, नहीं 28 तो नहीं आएगा, 35 साथ 14,000। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया टोटल 44,000। इसे आप लोग एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हो, आप इसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हो। एक और चीज देखते हैं कि कभी अगर आपको सवाल में ये आ जाए कि जी प्रॉफिट है जी 80,000, पूछा गया जी पक्का प्रॉफिट 80,000 होना है, नहीं जी 80% चांस है। कहता कोई और एक्सपेक्टेशन है इस बिजनेस की, वो कहता लॉस भी हो सकता है इसका 20,000, बाकी 20% चांसेस हैं कि लॉस हो जाए। और आपसे अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पूछ लिया जाए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो कैसे, ये दोनों प्रॉफिट ही हैं। 80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80% से, माइनस 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से। आप कहोगे सर ये माइनस क्यों कर रहे हो, भाई लॉस है, दो ऑपोजिट चीजें हैं। अगर दोनों प्रॉफिट होते और उनकी प्रोबेबिलिटी होती तो प्लस होना था। तो ये कितना आ जाएगा 64,000 और ये कितना आ जाएगा 4,000, तो ये कितना आ जाएगा 68,000। दैट इज एक्सपेक्टेड, सॉरी माइनस होना है 60,000, ये माइनस होना था। ठीक होगी बात जी। तो इस सवाल के अंदर क्या होगा, इस सवाल के अंदर आपको सवाल के अंदर कुछ इस तरह से बातें गिवन होगी। वो कहेगा जनाब लीड टाइम में ना एक्सपेक्टेड यूजेज जो है, एक्सपेक्टेड यूजेज, वो कहेगा कि 300 यूनिट इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग लीड टाइम में। कहता है कभी कभी 350 भी हो जाते हैं ड्यूरिंग लीड टाइम, वो 8 दिन या 10 दिन जो भी लीड टाइम होगा। कहते 380 भी हो जाते हैं, 400 भी हो जाते हैं। कहते चांस क्या है, चांस प्रोबेबिलिटी क्या है। कहता जी 50% चांसेस हैं कि 300 यूनिट इस्तेमाल होते हैं और 20% चांसेस हैं कि 350 इस्तेमाल, और 15% चांसेस हैं, या हम 25% कर लेते हैं बल्कि यहां 30% कर लो ताकि कैलकुलेशन करते वक्त आसानी होगी, इसलिए यहां 20% कर लो, बल्कि यहां पर हम कर लेते हैं 15% और यहां कर लेते हैं 5%। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ड्यूरिंग लीड टाइम एक्सपेक्टेड यूज कितना है या एवरेज यूज कितना है, एक्सपेक्टेड यूज या एवरेज यूज, सिंपल इस यूज को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एक्सपेक्टेड यूज तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इस कॉलम को क्या देते हैं ए, इसको क्या देते हैं बी, ए मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी 300 का 50% आ जाएगा 150, 350 का 30% कितना आ जाएगा 105, 380 का कितना आ जाएगा जनाब 48, 57, ये चेक कर लेना बाद में भी, और इसका आ जाएगा 20। अगर हम इसको प्लस कर लेंगे तो क्या चीज फाइंड होगी भला, एक्सपेक्टेड यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, एक्सपेक्टेड यूजेज ड्यूरिंग, ये वैल्यू आगे पीछे हो जाए तो परेशान नहीं होना, ये प्लस करके इधर लिख दोगे तो एक्सपेक्टेड यूज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम जो आज कुछ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमने ये काम किया करना है कि जब भी किसी चीज की एक्सपेक्टेड कॉस्ट फाइंड करनी हो तो हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं,
आगे एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, स्टॉक आउट क्या चीज होती है और स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है। पहले स्टॉक आउट क्या है कि जब कोई कस्टमर हमसे कोई चीज खरीदने आए और हमारे पास ना हो, मतलब कि जब स्टॉक की डिमांड हो बट स्टॉक इज नॉट अवेलेबल, तो स्टॉक खत्म हो जाना स्टॉक आउट कहलाता है। स्टॉक खत्म होने का नुकसान क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। एक, जो प्रॉफिट हमें चाहिए था वो नहीं मिलेगा, दूसरा हमारा कस्टमर खराब होगा, तीसरी हमारी गुडविल में भी इश्यू आएगा। ठीक होगी बात। तो गुडविल हमारी खराब होगी, हमारे फ्यूचर कस्टमर, फ्यूचर प्रॉफिट लॉस होगा, और वो भी प्रॉफिट लॉस हो गया जो अगर स्टॉक पड़ा होता और हमारा कस्टमर हमसे खरीद लेता, वो भी हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक होगी बात। अब पेपर में हमसे ये स्टॉक आउट कॉस्ट बचाई कैसे जा सकती है, स्टॉक आउट कॉस्ट बचाई कैसे जा सकती है स्टॉक ज्यादा अपने पास रखने से। लेकिन जब ज्यादा स्टॉक अपने पास रखेंगे तो फिर होल्डिंग कॉस्ट आ जाती है, अजीब मुसीबत की बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी ऐसे लेवल ऑफ स्टॉक में रहें कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी कम से कम है और हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट भी कम से कम है। याद रखें, ईओक्यू के अंदर मुकाबला होता था ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का, लेकिन यहां पर मुकाबला हो रहा है होल्डिंग कॉस्ट का और स्टॉक आउट कॉस्ट का। हम देखेंगे कि हम अपने पास कितना स्टॉक रखें, अपने पास कितना स्टॉक रखें कि हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट भी कम से कम हो और होल्डिंग कॉस्ट भी कम से कम। तो स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक आउट यूनिट क्या हो सकते हैं। स्टॉक आउट यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे प्रॉफिट पर यूनिट से। प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन या वो खुद बता देगा स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन या स्टॉक आउट कॉस्ट वो खुद ही बता देगा, मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, स्टॉक आउट कंफर्म होंगे या प्रोबेबिलिटी होगी? भाई चांस होना है, कंफर्म जब हो गए तो फिर तो टेंशन नहीं, फिर तो स्टॉक आउट कॉस्ट हमें पड़ी। हम पहले डिसाइड करेंगे कि हो सकता है स्टॉक आउट हो जाए, तो मेरे भाई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो भाई इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाया करेगी। स्टॉक आउट यूनिट्स के कितने स्टॉक आउट हुए और मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो है क्योंकि एक्सपेक्टेशन है ना, प्रोबेबिलिटी क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्डर क्यों करते हैं, बताएं जरा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्यों करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर इसलिए करते हैं क्योंकि हर दफा, क्योंकि लीड टाइम का मतलब यह है कि इतना स्टॉक इतने दिनों में स्टॉक आएगा, और हर दफा स्टॉक आउट होने के चांस है ना। अगर साल में 10 ऑर्डर करते हो तो 10 दफा स्टॉक खत्म होने का चांस है, क्योंकि हमने ऑर्डर किया, स्टॉक पड़ा हुआ, नया ऑर्डर करने पे फिर 10 दिन लगेंगे, तो हर दफा स्टॉक आउट होगा। तो ये नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ ऑर्डर भी साथ मल्टीप्लाई होता है कि साल में कितनी दफा स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं। ओके होगी बात। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला आपके पास पहले ही है। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर भी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब होल्डिंग कॉस्ट पढ़ने के चांसेस कितने हैं। और एक बात मैं और इंटरेस्टिंग बताऊं कि इस क्वेश्चंस में कभी वो EOQ ले लेता है सॉल्यूशंस में, कभी वो नहीं लेता। वो कहता है क्योंकि हर पोर्शन के अंदर EOQ तो आना ही आना है, तो चाहे आप EOQ ले लें या ना लें।
बफर स्टॉक कम या ज्यादा होगा, ऑर्डर साइज वही रहेगा, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 वही रहेगा, बफर स्टॉक कभी कम हो रहा होगा कभी ज्यादा हो रहा होगा। तो इन क्वेश्चंस के अंदर कभी वो EOQ डिवाइड बाय 2 लेगा कभी नहीं लेगा। ओके होगी बात। और मैंने ये भी देखा कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो प्रोबेबिलिटी को भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा और कुछ क्वेश्चंस के अंदर कर रहा है। ओके, तो आओ हम एक सवाल करते हैं, एक फुल डिटेल क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ और देखते हैं। एक सवाल करते हैं, फिर अगले दिन मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर उसके बाद अगले सवाल हम, ठीक होगी बात। तो आए जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं कि कुछ चीजें हमने देख तो ली, थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं सेफ्टी स्टॉक के बारे में। वो आपको पता तो है कि सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज